नमस्कार मित्रों, विजन लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी जो समास की श्रृंखला चल रही थी, हमने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया था और उसी क्रम में हमने आगे की क्लास स्टार्ट किया है। आज उसमें कर्मधारय समास का क्रम आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कर्मधारय समास। अब हमें समझना है कि कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास क्या स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता प्राप्त है तो फिर ये प्रश्न कहाँ से उठता है कि यह तत्पुरुष का भी भेद है, इत्यादि जो हमारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछली क्लास में आप देखे होंगे, जब मैंने तत्पुरुष का आपको भेद बताया था उसमें हमने तत्पुरुष के मुख्य रूप से दो भेद किए थे। पहला भेद आपका उसमें था समान अधिकरण तत्पुरुष, दूसरा भेद था व्यधिकरण तत्पुरुष। तो हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा याद करते हैं और उसके बाद जो है हम कर्मधारय समास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं आगे की कहानी क्या होगी, उसके पहले पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा। जब हमने तत्पुरुष समास को देखा था, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में मित्रों मैंने आपसे जो चर्चा किया था, मैंने कहा था कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब सवाल उठता है कि उत्तर पद क्या है। हालांकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बता रखा है, लेकिन अगर जो बच्चे सीधे सीधे इस वीडियो पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि समझने के लिए पूरी बात पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं भी फिर यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, इस बात को हम समझते हैं। एक होता है आपका उत्तर पद, एक होता है आपका पूर्व पद। अब आप जानते हैं उत्तर का मतलब होता है बाद में, बाद में। उत्तर का मतलब क्या होता है मित्रों, बाद में। अब पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। जब हमारा कोई पद होता है, दो अलग अलग पद होते हैं, जब उसमें सामासिक प्रक्रिया होती है उसके बाद समास बनता है, तो उसमें अगर जो पहले वाला पद होगा वह आपका क्या कहलाएगा, पूर्व पद कहलाएगा, और जो बाद वाला पद होगा उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है राजपुत्र, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, राजपुत्र। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो शब्द हैं, ठीक है ना। एक शब्द आपका राज है और दूसरा शब्द क्या है, पुत्र है। तो राज पहले आया हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे, यानी पहले वाला पद कहेंगे। और पुत्र बाद में आया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे, यानी उत्तर वाला पद कहेंगे। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो अर्थात तत्पुरुष समास जो हमारा है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। जब तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तो हम आगे जो है तत्पुरुष समास के दो भेद किए थे। प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन फिर से हम एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका समान अधिकरण। क्या होता है, समान अधिकरण। एक आपका होता है समान अधिकरण। दूसरा इसमें क्या होता है, व्यधिकरण। क्या होता है भाई, व्यधिकरण, ठीक है। अब ये जो समान अधिकरण होता है, इस समान अधिकरण को हम समझने के लिए पहले समझेंगे बात को। अधिकरण का मतलब जो होता है वो क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको अगर हम मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल है, राज्ञः राज्ञः पुरुषः,
क्या है एग्जाम्पल? राज्ञः पुरुषः। ये आमतौर पे ये संस्कृत से जो है, संस्कृत में इसका विभाजन किया गया है और हिंदी में तो स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता खुद प्राप्त है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये राज्ञः पुरुषः लिखा हुआ है, तो अगर आपको संस्कृत की थोड़ी बहुत अगर जानकारी होगी मित्रों, तो ये जैसे षष्ठी विभक्ति एक होती है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का ये क्या है? शब्द रूप है। और ये जो है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे राम से रामः बन गया है, वैसे पुरुष से पुरुषः बन गया है, और यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आप अगर ध्यान देंगे, ये आपका जो 6 लिखा हुआ है ये बेस है, ये आधार है, 1 क्या है? बेस है, और ये जो 6 के ऊपर में 1 लिखा हुआ है यह इसकी पावर है, यानी घात है। 1 के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है यह इसकी पावर है। तो यहाँ पे बात किसका कर रहा है? अधिकरण की बात कर रहा है, यानी आधार को ही हम अधिकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला शब्द जो है षष्ठी विभक्ति का है, प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा वाला शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे 6 और 1 ये आपस में समान तो नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो जहाँ पर अधिकरण हमारे समान नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे षष्ठी है, यहाँ पे भी अगर षष्ठी होता तो हम एक बार कह देते कि अधिकरण क्या है? समान है, लेकिन यहाँ षष्ठी है और यहाँ पे क्या है? प्रथमा है, ठीक है, तो इसका मतलब अधिकरण समान नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये किस में चली जाएगी? व्यधिकरण में चली जाएगी। लेकिन समान अधिकरण की कंडीशन क्या होगी, इसको हम जरा से समझते हैं। समान अधिकरण में दोनों चीजें आपकी क्या होंगी? प्रथमा में होंगी, यानी पहला पद भी प्रथमा में होगा और दूसरा पद भी प्रथमा में होगा। अर्थात हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि पूर्व पद भी प्रथमा में होता है और उत्तर पद भी प्रथमा में होता है। जब पूर्व पद भी प्रथमा में होगा, उत्तर पद भी प्रथमा में होगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों स्थितियों में आधार क्या हो जाएंगे मित्रों? समान हो जाएंगे। जब आधार समान हो जाएंगे तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका समान अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जो मित्रों समान अधिकरण तत्पुरुष है, उसी को हमारे वैयाकरणों में क्या नाम दे रखा है? क्या नाम दे रखा है? कर्मधारय समास नाम दे रखा है, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि जो समान अधिकरण तत्पुरुष है उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। हिंदी में जो है स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता इसको क्या है? प्राप्त है, यानी कर्मधारय को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं हिंदी वाले, वो हिंदी में कितने समास मानते हैं? 6 समास मानते हैं। लेकिन जैसे हमारे कुछ पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जैसे वरदराज वगैरह हो गए, जो है ये सब जो है इसकी समासों की संख्या को 4 मानते हैं। उसमें वो द्विगु समास और आपका जो कर्मधारय समास है उसको तत्पुरुष समास का ही क्या मान लेते हैं? भेद मान लेते हैं। उसी बात की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने चल रहे हैं। हमको समझना क्या है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, उस बात को जानने से पहले ये बात तो समझना पड़ेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता को पहले मित्रों हम समझेंगे, उसके बाद फिर परीक्षा की जो उपयोगी चीजें हैं वहां पे क्रम वाइज क्रम आपको सारी चीजें दिया जाएगा। बस क्रम से आप इस वीडियो को क्या करिए? शुरू से अंत तक क्या करिए? देखिए इसको। तो ये जो समान अधिकरण तत्पुरुष है भैया, ठीक है ना, समान अधिकरण तत्पुरुष है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? कर्मधारय। इसी को क्या बोल देते हैं? कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या बोल सकते हैं इसे? कर्मधारय समास। अब कभी कभी जब क्वेश्चन एग्जामिनर महोदय थोड़ा सा कठिन बनाने का प्रयास करेंगे तो कर्मधारय समास को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूछ लेंगे, समान अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी ये तत्पुरुष का भेद है तो समान अधिकरण क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। जो इसका अगला जो नाम है वो क्या है? आप समझिएगा जरा सा, इसको हम कर्ता तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता तत्पुरुष। तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? कर्ता तत्पुरुष बोलते हैं।
तो इसको जो है समान अधिकरण तत्पुरुष को हम कर्ता तत्पुरुष भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में जब हम उसको कारक चिन्ह पढ़ते हैं तो प्रथमा विभक्ति में को ही हम बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है ना। और इसे कर्ता तत्पुरुष भी बोलते हैं, कर्मधारय समास भी बोलते हैं, समान अधिकरण तत्पुरुष भी बोलते हैं, और इसे जो है प्रथमा तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथमा तत्पुरुष बोलते हैं, प्रथमा तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये कर्मधारय समास है उसके कितने और अन्य नाम हैं? समान अधिकरण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष। तो आपसे एग्जामिनर महोदय ये पूछ लेंगे कि कर्मधारय समास का और क्या नाम हो सकता है, तो आप समान अधिकरण भी लगा सकते हैं, कर्ता तत्पुरुष भी लगा सकते हैं, प्रथमा तत्पुरुष भी लगा सकते हैं। अब व्यधिकरण की बात है, तो व्यधिकरण की बात को हमने पूरी तरह से पिछले वीडियो में क्या कर लिया है? फिनिश कर लिया है। तो हम व्यधिकरण की आगे चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपसे अब यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा हमको जो पढ़ना है, अब आज का जो हमारा समास है वो क्या है? कर्मधारय समास। ये निकला कहाँ से है? तत्पुरुष समास का एक क्या है? भेद है। तो जब तत्पुरुष समास का भेद है तो अगला क्वेश्चन आपसे जो बनेगा वह मित्रों बनता है कि कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है। ये तो आपको समझने की बात है, कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है। तो कर्मधारय समास में मित्रों जैसे तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक उसी प्रकार कर्मधारय समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। जब कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तो आप यहाँ से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उत्तर पद की प्रधानता का तो सिस्टम किसमें है? तत्पुरुष समास में। यानी ये एक इसके क्या हैं? भेद हैं। कर्मधारय समास किसका भेद निकल कर क्या? तत्पुरुष समास का भेद निकल कर क्या? इतनी कहानी मित्रों हमारी समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की, ठीक है ना। तो जो हमारा कर्मधारय समास है वह मूल रूप से 5 भागों में बंट जाता है। मूल रूप से कितने भागों में बंट जाता है? 5 भागों में बंट जाता है। हालांकि यहाँ से आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप ये जानते रहें कि कर्मधारय समास को मूल रूप से हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उसका, जो पहला भेद है उसको हम क्या कहेंगे? उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कर्मधारय समास क्या है। तो इसको हम लिखेंगे कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के क्या? भेद। भेद से प्रश्न पूछना हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन आप जानने के लिए तो जानते ही रहिए। भले अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो सीधे सीधे वहां से परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्या होगा मित्रों, ये बात आप समझिए। पहला जो इसमें होगा वो होगा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जो दूसरा होगा मित्रों यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? उपमेय या उपमान उत्तर पद बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा उपमान उत्तर पद कर्मधारय। उपमान उत्तर पद कर्मधारय। आप देख पा रहे होंगे कि कर्मधारय समास के जो हमने भेद लिखा है, मैंने पहला लिखा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, फिर मैंने लिखा उपमान उत्तर पद कर्मधारय, ठीक है। तीसरी इसकी जो कंडीशन है ये हो सकती है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। चौथी इसकी जो बात है इसके बारे में वह हो सकता है, जैसे आपने देखा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय यहाँ है, उपमान उत्तर पद कर्मधारय यहाँ है,
और यहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं जो अगला इसका भाग है या भेद है, जो चौथा भेद है वो हो सकता है विशेषण उत्तर पद। विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, ठीक है ना, विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। और कभी कभी उभय पद विशेषण भी होता है, तो इन दोनों को जो है हम मिला करके क्या बोल देंगे, उभय पद विशेषण। विशेषण पूर्व में भी आ सकता है, विशेषण बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और दोनों पद कभी कभी क्या हो जाएंगे, आपके विशेषण हो जाएंगे। तो यानी कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा उभय पद विशेषण। क्या हो जाएगा मित्रों, उभय पद विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। और जो इसका अगला है वो हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्या हो जाएगा, द्विगु समास। हालांकि हिंदी में द्विगु समास को स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता प्राप्त है। द्विगु समास को स्वतंत्र समास के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसकी जो वास्तविकता है, वास्तविकता क्या है आपकी कर्मधारय की, ये वास्तविकता है इसकी, ठीक है ना। अब हम इसको बात समझ पा रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे दो पद हैं और उपमेय और उपमान का संबंध है, अगर पहले उपमान हो गया है, क्या हो गया है भाई, पहले उपमान हो गया है, तो बाद में क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है ना। बाद में क्या होगा, उपमेय होगा। अगर बाद में उपमान हो गया है तो पहले क्या होगा, उपमेय होगा। तो यानी कि उपमान जो पूर्व पद कर्मधारय है, अगर उपमान पहले हो गया है तो बाद में क्या होने वाला है, उपमेय होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो उपमान पूर्व पद को हम उपमेय उत्तर पद कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम उपमान पूर्व पद को क्या कह सकते हैं, उपमेय उत्तर पद, इसको हम उपमेय उत्तर पद कर्मधारय भी कह सकते हैं। अब ये उपमान उत्तर पद है, ठीक है ना, उपमान उत्तर पद है, तो यानी कि यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा आपका, उपमेय पूर्व पद हो जाएगा, उपमेय पूर्व पद हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से विशेषण पूर्व पद है तो विशेष से उत्तर पद हो जाएगा। इसी प्रकार से विशेषण उत्तर पद है तो विशेष से पूर्व पद हो जाएगा। और उभय पद विशेषण की भी स्थिति बनती है और द्विगु समास भी होता है। तो यहाँ पे कंडीशन, जब इसको हम स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता दे दिए हैं तो हमारे पास पूरी कहानी क्या, इसका निचोड़ क्या निकल रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। एक तो उपमान दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे उपमेय दिखाई दे रहा होगा, और एक आपका विशेषण दिखाई दे रहा होगा, और एक आपका यहाँ पे जो है विशेष से दिखाई देगा। एक पहला पद अगर विशेषण है तो दूसरा विशेष से होगा, तो यानी कि विशेष की भी बात कही जाती है। कुल मिलाकर के मित्रों चार चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। पहली कंडीशन क्या है, उपमेय उपमान का संबंध होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, विशेषण विशेष का संबंध होना चाहिए। तो चाहे पहले उपमान हो चाहे बाद में उपमान हो, चाहे पहले विशेषण हो चाहे बाद में विशेषण हो, चाहे दोनों पद विशेषण हो, ये सब क्या आ जाएंगे, आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएंगे मित्रों। इतनी बात अगर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मित्रों मैंने आपको दो चीजें लिखा है, उसके बारे में पहले समझ लीजिए। एक तो मैंने लिखा है उपमान और दूसरी चीज मैंने लिखा है उपमेय। फिर मैंने लिखा है विशेषण, विशेषण लिखा है। फिर मैंने लिखा है विशेष से, विशेष से लिखा है।
अब इन चारों बातों को पहले हम समझ लेते हैं, उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। उपमान क्या होता है मित्रों, इस बात को हम समझते हैं। जब कोई दो वस्तुएं हों, ठीक है, और उसमें से एक वस्तु जो है उत्कृष्ट हो और दूसरी वस्तु अपेक्षाकृत कम उत्कृष्ट हो। एक वस्तु क्या हो, बहुत उत्कृष्ट हो, और दूसरी वस्तु क्या हो, अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम उत्कृष्ट हो। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो कम उत्कृष्ट वस्तु होती है, यानी जो कम अच्छी वस्तु होती है, उसकी तुलना हम क्या कर देते हैं, अच्छी वस्तु से कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक लड़की है जो राधा नाम की लड़की है, ठीक है ना, या किसी कोई मान लीजिए कि किसी दूसरे नाम की लड़की हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है जिसका नाम है मान लीजिए रीना, ठीक है ना, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रीना है, और यह सुंदर है, यह क्या है, सुंदर है, लेकिन उतनी सुंदर नहीं है जितना कि मान लीजिए कि हमारी कोई नायिका हो सुंदर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया क्या कह दिया, इंद्र की परियां। क्या कह दिया, इंद्र की परियां, इंद्र की परियां, ठीक है ना। ये सुंदर तो है, रीना सुंदर तो है, लेकिन इंद्र की परियों की तरह सुंदर नहीं है, यानी इनकी तुलना में ये क्या है, थोड़ा सा कम सुंदर है, लेकिन इसके भी अंदर क्या है, सुंदरता है। तो हम अक्सर ये कह दिया करते हैं कि रीना इतनी सुंदर है जैसे इंद्र की क्या है, परियां सुंदर है। तो इसका मतलब है कि ये रीना की तुलना मैंने किससे कर दिया है, किससे कर दिया है, इंद्र की परियों से कर दिया है। या तो फिर आइए एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए राजू एक लड़का है, क्या है, राजू एक लड़का है, और ये लंबाई इसकी पर्याप्त मात्रा में है। तो जैसे मान लीजिए महानायक अमिताभ बच्चन, क्या है, अमिताभ बच्चन जी, बच्चन। तो अगर हम ये कह देंगे कि राजू अमिताभ बच्चन जी की तरह क्या है, लंबा है, तो इसका मतलब राजू की भी लंबाई है और अमिताभ बच्चन साहब की भी लंबाई है, ठीक है ना। लेकिन राजू की तुलना में अमिताभ बच्चन साहब की लंबाई बहुत अच्छी है, तो इसलिए कह दिया गया है कि राजू अमिताभ बच्चन की तरह क्या है, लंबा है। तो यानी अमिताभ बच्चन साहब से जो है राजू की तुलना की जा रही है। यहाँ पे इंद्र की परियों से रीना की तुलना की जा रही है। तो जहां पर दो चीजों की तुलना की जाती है और जो ज्यादा उत्कृष्ट होती है उसे उपमान कहते हैं, और जो थोड़ा सा कम उत्कृष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। दूसरी भाषा में समझिए, अगर आप मान लीजिए एक नकली सोने की अंगूठी ले लिए हैं और एक असली सोने की अंगूठी है, आपके नकली सोने की अंगूठी में चमक ज्यादा है, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा चमक रहा है जैसे असली सोना हो। तो यानी कि हम जो हमारी कम उत्कृष्ट चीज है उससे हम किसकी तुलना कर रहे हैं, अच्छी वस्तु की तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे उपमान कौन हो जाएगा, जो अधिक उत्कृष्ट होता है वह क्या होता है, उपमान होता है, और जो कम उत्कृष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब विशेषण और विशेष की बात आती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कह दें कि गाय काली है, गाय क्या है, काली है। तो अब यहाँ पे काला जो शब्द है, यानी जो काली शब्द है, इस काली शब्द से क्या पता चल रहा है, गाय की विशेषता पता चल रही कि गाय कैसी है। तो गाय क्या है आपकी, काली है। तो यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से हम विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, जैसे काली के माध्यम से गाय की विशेषता बतलाई जा रही है, तो गाय क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो अब यहाँ से निचोड़ के रूप में आप ये समझ सकते हैं, यानी निष्कर्ष के रूप में ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध होता है और जहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इतनी बात समझ में आ गई मित्रों। किसी भी समास को निर्धारित करने के लिए सबसे ज्यादा इस बात की डिपेंडेंसी होती है कि उसका आपने विग्रह कैसे किया है। आप जिस आधार पर उसका विग्रह करेंगे उसी आधार पर सामासिक पद में निर्धारण होगा कि कौन से समास का क्या है ये पद है। अगर आप विग्रह अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, ठीक है, तो वहां पर यह बात निश्चित नहीं हो पाएगी कि यह किस समास का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे आपको अगर हम समझाने के लिए अगर बात बता दें
तो जैसे मान लीजिए कि पीताम्बर एक सामासिक पद है, पीताम्बर एक सामासिक पद है, और पीताम्बर को अगर हम इस तरह से अगर कहें, इसका समास विग्रह, इसका विग्रह पद बनाएं कि पीला है वस्त्र जो, यानी कि पीला है वस्त्र जो, यानी कि हम उस वस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं जो वस्त्र पीला है। यानी हम ये कह दें कि नीली है कोट जो, यानी कि हम इस कोट के बारे में बात कर रहे हैं जो कोट हमारी क्या है, नीली है। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर हम इस कोट के बारे में बता रहे हैं कि हम इस कोट के बारे में कहना चाह रहे हैं कि नीली है कोट जो, यानी कि हम कोट के बारे में बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोट आपकी क्या हो गई है, प्रधान हो गई है। यहाँ पर क्या हो गई है, कोट प्रधान हो गई है। लेकिन हम यहीं अगर कह दें नीली है कोट जिसकी, अर्थात यह कोट किसकी है, मेरी है, तो अर्थात नीली है कोट जिसकी, यानी कि यहाँ पे ये ना तो नीला प्रधान हुआ ना तो कोट प्रधान हुई, बल्कि प्रधान कौन हो गया, जिसकी कोट है। उसी प्रकार से पीताम्बर की अगर हम बात करते हैं तो पीला है वस्त्र जो, यानी कि हम उस पीले वस्त्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो एक कपड़ा है, आमतौर पे हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन हम यही अगर विग्रह पद ऐसे बना दें कि पीला है वस्त्र जिसका, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे, यानी कि भगवान विष्णु हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप विग्रह बनाते हैं, विग्रह करते हैं, तो वहां पे ज्यादा निश्चित हो पाता है, ज्यादा सटीक आप उसका जवाब क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय समास में बहुत से ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कंफ्यूज हम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से विग्रह बना रहेगा या जिस प्रकार से विग्रह होता है उसी आधार पर हम क्या करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे। ठीक है मित्रों। तो आइए इतनी समझने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है अपना, पीताम्बर। तो पीताम्बर जो हमारा ये शब्द है, जब इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको विग्रह बनाएंगे इसका, तो हम बोलेंगे पीला है वस्त्र, वस्त्र जो, पीला है वस्त्र जो, यानी कि हम उस वस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं जो वस्त्र क्या है हमारा, पीला है। तो पीला है वस्त्र जो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पीताम्बर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है मित्रों। चलिए इसके आगे की चीजें हम देखते हैं। चरण कमल में आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है चरण कमल, यहाँ लिखा हुआ है कनकलता, ये कमल नयन और प्राणप्रिय, चंद्रमुख, परमानंद, अधमरा, महादेव, महापुरुष, नीलकंठ, लालमणि, देहलता, मृगनयन, क्रोधार, शीतोष्ण। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के समय बताया है, हमने कहा है कि यहाँ पर आपको प्रायः उपमेय उपमान का संबंध दिखेगा, विशेषण विशेष्य का संबंध दिखेगा। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर चरण कमल का अगर हम विग्रह करते हैं, यानी कि विग्रह पद बनाते हैं, तो ये रहेगा चरण के समान, चरण के समान कमल, सॉरी यहाँ पे रहेगा कमल के समान चरण। ठीक है ना। यानी कि ऐसा जो चरण है जो कमल के समान क्या है, नरम है। हम व्यक्तिगत रूप से हम उस चरण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी कनक लता, कनक लता में मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि कनक लता क्या है, यानी लता एक प्रकार का क्या होता है, वृक्ष होता है जो किसी दीवार को पकड़ करके या किसी पेड़ को पकड़ करके ऊपर चढ़ता है। ठीक है। तो वो कनक के समान क्या है, लता है। यानी कि वह लता क्या है, सोने के समान है। क्या है, कनक के समान क्या है, लता है। यानी वह लता क्या है, सुनहरी है, सोने के समान क्या है, लता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कमल नयन,
यानी जो आंख है, नयन का मतलब आंख होती है, जो नयन है वह कैसा है, कमल के समान क्या है, सुंदर कोमल है। प्राण प्रिय, कोई अगर एक व्यक्ति है, अगर वह बहुत ज्यादा आपका क्या है, प्रिय है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह क्या है, प्राण प्रिय है। चंद्रमुख, आप देख पा रहे हैं चंद्रमा आपका क्या होता है, उपमान होता है, मुख क्या है, उपमेय है। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे रहा है। परमानंद, यानी परम है जो आनंद, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध दिखाई दे रहा है। यानी अधमरा, अधमरा का मतलब यहाँ पे जो है कंडीशन है कि वो कोई व्यक्ति है, वो मर गया है, ठीक है ना, लेकिन वो किस तरह से मरा है, अधमरा है, यानी पूरी तरह से वह मरा नहीं है। यानी ये जो आधा शब्द जो है इसकी विशेषता को बतला रहा है। महादेव, यानी कि जो देवताओं में महान है उसे हम क्या बोलेंगे, महादेव बोलेंगे। तो ये यहाँ के लिए फिलहाल जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, लेकिन चाहे तो हम इसको रख सकते हैं आपके बहुब्रीहि समास में, लेकिन वो अलग की बात है, क्योंकि महादेव किसका पर्यायवाची होता है, भगवान शंकर जी का पर्यायवाची होता है। महापुरुष, यानी पुरुषों में जो महान है उन्हें हम क्या बोलेंगे, महापुरुष बोलेंगे। नीलकंठ, यानी कि ऐसा कंठ जो नीला है उसे हम क्या बोल रहे हैं मित्रों, नीलकंठ बोल रहे हैं। लाल मणि, यानी कि ऐसी मणि जो क्या है, लाल है। आप देख रहे होंगे कि प्रायः हर जगह पे विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध दिखाई दे रहा है। देह लता, यानी कि लता के समान लचकदार क्या है, शरीर है। मृग नयन, ठीक है ना, मृग नयन मतलब हिरण के आंखों के समान। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का मतलब क्या है, क्रोध की अग्नि। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि विशेषण विशेष का संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। शीतोष्ण, अब यहाँ पे ये कुछ बच्चे इसे द्वंद्व समास में लिख देंगे, लेकिन शीतोष्ण का मतलब है मित्रों उभय पद विशेषण। शीत भी जो है, शीत का मतलब होता है ठंडा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका विशेषण है। और उष्ण भी, उष्ण माने गर्म होता है, यहाँ भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। इसका मतलब है कि दोनों पद विशेषण होगा तो ये क्या हो सकता है, उभय पद विशेषण हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पूर्व पद विशेषण है, कहीं उत्तर पद विशेषण है, कहीं उभय पद विशेषण है, कहीं पूर्व उपमान पूर्व पद है, कहीं उपमान उत्तर पद है। तो हम लोगों ने देखा मित्रों आज कर्मधारय समास की एक विस्तृत व्याख्या यहाँ देखा है, जो हिंदी के सिलेबस में है। होने के लिए तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो संस्कृत में दी गई हैं आचार्यों के द्वारा, तो वो सबको हम यहाँ ना देखते हुए हम यहाँ पे हिंदी के समास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज ये मित्रों हमारा कर्मधारय समास संपन्न हुआ। तो विजन लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, स्वागत था, स्वागत रहेगा। आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहिए, और आशा और विश्वास रखिए कि मैं आपको इससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।